चार राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। तो बूस्टर के तौर पर बीजेपी के देखा जा रहा है क्योंकि तीन जो स्टेट है तेलंगाना को छोड़कर उन सभी जीत हासिल की है और इसके बाद से इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के बाकी घटक दल हैं उनमें भी कौतूहल यानी चर्चा काफी ज्यादा जोरों से शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद एडवोकेट माजिद मेमन जी हैं। सर, तीन राज्यों के चुनाव के परिणाम तो आ गए, लेकिन जो मैंडेट मिला है कंप्लीट एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या एमपी हो, बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बम्पर जीत की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये नतीजे जो हैं ये एक सबक है इंडिया के लिए। ख़ास तौर पर बड़ी तैयारियां हो रही हैं पिछले साल में, 6 महीने 9 महीने से 2-3 मीटिंगें हुई और चाह रहे थे कि सभी नॉन बीजेपी फोर्सेस को इकट्ठा किया जाए। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें आपने अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं तेलंगाना की बात इसलिए नहीं करूंगा कि तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं था, वहाँ कांग्रेस वर्सेस बीआरएस था। ठीक है, उनको उन्होंने हरा के एक दूसरे को बदल कर लिया। वो दोनों ही यूँ समझिए कि इंडिया ही के कंपोनेंट होंगे। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से जो फाइनल होने जा रही है अगले 3-4 महीने में लोकसभा की, उसको सामने रखते हुए अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो कांग्रेस और बीजेपी, बाकी तो और कोई इंडिया का हिस्सा जो था वो कहीं मैदान में नहीं था। लड़ाई सिर्फ कांग्रेस अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा करके हटाकर अपना पावर में आने की कोशिश कर रही है लोकसभा के चुनाव के जरिए। और उम्मीद थी कि खरगे साहब अच्छा कर रहे हैं, गांधी को पीछे रखा गया है तो परिवारवाद का जो आरोप है वो भी कुछ कम होगा। मगर दुख की बात यह है कि जिस तरह के परिणाम आए हैं, विशेष तौर पर राजस्थान की सत्ता गंवा दी उन्होंने। गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान जो इख्तलाफ थे वो उभर के अगर सामने नहीं आए तो लेकिन दबे अंदाज में उसने अपना रूप दिखा दिया। जो बार बार अशोक गहलोत अंडर करंट की बात, अशोक गहलोत साहब उसको ठीक नहीं कर पाए और अशोक गहलोत साहब की जो शिकस्त हुई है राजस्थान में वो भी एक एम्फेटिक शिकस्त हुई। ऐसा नहीं कि 5 सीट से हार गए, बॉर्डर पिछले ज़रा से के लिए मिस हो गया, ऐसा नहीं है। काफ़ी बड़ी इसी डिफरेंस से भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार प्राप्त कर ली है। जहाँ तक कि मध्य प्रदेश की बात है, कमलनाथ के ऊपर बड़ी सारी उम्मीदें थी। दिग्विजय और कमलनाथ बड़ी मेहनत कर रहे थे, गांधी फैमिली के लोगों ने भी बड़ा प्रचार में जोर लगाया था। मगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के नतीजे आए हैं, हालांकि शिवराज सिंह का कोई ऐसा नहीं था कि दावा के नहीं हम जीत ही रहे हैं। जाहिर है शिवराज सिंह खुद ये कह रहे थे कि टक्कर की लड़ाई होगी। मगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के नतीजे आए हैं, 2/3 सीट्स बीजेपी ले गई। कांग्रेस को बिल्कुल गिरा दिया कुछ इस तरह प्रकार से कि कांग्रेस कोई लड़ाई नहीं यूँ इस तरह का हो गया। तो ये 3 राज्यों में, जहाँ अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ एंटी इनकम्बेंसी का? अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं काम की? तो ये इसीलिए अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट इसकी जब एनालिसिस करेंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बीजेपी की ताकत कम नहीं हुई है। लोग अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। डबल इंजन की बात या मोदी के काम की बात या मोदी की जादू की बात, मैजिक ऑफ मोदी मैजिक, वो अभी भी है। तो ये एक तरह की चेतावनी है इंडिया को। अब बड़ा जो फाइनल होने जा रहा है, जैसे अनलेस जो वर्ल्ड कप में हुआ कि सारी गेम तो भारत जीती और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ले गया, तो बीजेपी जीत रही है सब जगह। अगर भारत वो वर्ल्ड कप वाली बात कर रहे कि इंडिया जीत जाए लोकसभा में तो ये बड़ा आश्चर्य की बात होगी। मगर ये मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 महीनों का जो समय है उसमें इंडिया को बड़ी मेहनत से काम करना। अब 6 तारीख की उन्होंने जो इंडिया की मीटिंग बुलाई है उसमें देखिए, बदकिस्मती से महाराष्ट्र भी कमज़ोर हो गया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आज हराना बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि अजीत पवार की ताकत पूरी वहाँ चली गई है। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, कोई शरद पवार साहब कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं।
तो महाराष्ट्र में 48 में से 40 के ऊपर सीट बीजेपी ले जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी कहीं भी कमज़ोर होती है। और जगहों पर सिवाय एक वेस्ट बंगाल के या बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई जादू चल जाए, मगर यूपी में भी लगता नहीं कि आज के हालात ऐसे हैं कि जहां बीजेपी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सर, आपने इंडिया अलायंस की बात किया, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस के जो रिजिडपन था, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनके लिए सेटबैक साबित हुए, क्योंकि राजस्थान में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स वहां पर खड़े किए, जो वोट परसेंट अभी तक आ रहे हैं, काफी बड़ा वोट बैंक उन्होंने काटा सीधे सीधे कांग्रेस का। एमपी में भी अखिलेश बार बार बोलते रहे कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन जिस तरीके की अखिलेश करते हुए कमलनाथ ने जो है शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता कि वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था, ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस और कांग्रेस का एरोगेंस, यानी अगर वो इंडिया का एक हिस्सा हैं तो उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि वो इंडिया को लीड कर रहे हैं। इंडिया को लीड आप आज नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया में बाकी के अपने हिस्सेदार जो हैं, रीजनल लीडर स्ट्रांग है, जैसे नीतीश बिहार में होंगे, ममता बंगाल में होंगी, और राज्यों में, और लोग साउथ में हैं सब सारे। तो ये अगर रीजनल इम्पोर्टेंस दिया जाए तो शायद लड़ाई हो सकती है बराबर अच्छी तरह से। कांग्रेस को चाहिए कि वो हर एक रीजन में, हर एक राज्य में वहाँ के लोकल लीडर को प्रेफरेंस दें, उसे अहमियत दें, उसको इज्जत दें और उसके साथ फिर अपने साथ जुड़ जाए, तो शायद कुछ पासा पलट सकता है। वरना इंडिया के लिए आज के हालात में जो नतीजे आए हैं, जनता अभी भी डबल इंजन के साथ है, जनता अभी भी मोदी के कार्य से नाखुश नहीं है। जो गलतियां मोदी के सरकार के समय में हुई है पिछले 10 वर्षों में, उसको उजागर करके जनता को समझाने में विपक्ष जो है विफल रहा है। अब तक वो बातें गई नहीं है, चाहे वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, चाहे वो न्यायालय का कमज़ोर कर देना हो, चाहे वो कानून की हुक्मरानी में कमज़ोरी हुई हो, चाहे वो विरोधी पक्ष के साथ नाजायज़ उन पर प्रेशर लाने के उठे, और चाहे भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ, लेकिन इन सब मुद्दों पर जनता तक पहुंचने के लिए आज तक जैसे नतीजे बता रहे हैं कि कन्विंस नहीं कर पाई है इंडिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा आज भारी नजर आता है। अगले 90 दिनों में अगर इंडिया ने कुछ थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाया और कांग्रेस ने अपनी पोजीशन समझ ली, तो शायद लड़ाई बराबर हो सकती। मतलब कांग्रेस को अपनी पोजीशन, जैसा आप कह रहे हैं, समझने के लिए तो बड़ा दिल दिखाने की जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी। जहां पर आपने कहा रीजनल पार्टियां मजबूत हैं, वहां पर उन्हें समझौता करना पड़ेगा, ऐसा जो राजस्थान का और एमपी का मैंडेट आया हो, से ये चीज स्पष्ट होती। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर कांग्रेस ने हठधर्मी नहीं छोड़ी और ये नहीं सोचा कि अभी जैसे कि आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से मीडिया के जरिए ये खबर आ रही थी कि सोनिया ने भी ये बात मान ली कि हम परिवारवाद को न बढ़ाते हुए खारगे को खड़ा कर देंगे प्रधानमंत्री के लिए, ये समझ के कि शायद अब लोग हमारे साथ आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे आप खारगे को दें या किसी और को दें, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनने के सपने को पीछे रखना होगा अभी, क्योंकि आगे चलकर जिस तरह के परिणाम लोकसभा के चुनाव में आते हैं, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पक्ष है अपोजिशन में, और वो हर राज्य से कहीं ना कहीं सांसद ला सकती हैं, जबकि उनके मुकाबले में और कोई ऐसे पक्ष है नहीं। तो वो ठीक है ना, अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर होगा, आप मेजॉरिटी में आ जाते हैं, तब तो आपको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए अधिकार बनेगा। मगर इस वक्त आपको चाहिए कि आप प्ले सेकंड रोल। फर्स्ट रोल आप हर रीजनल, हर स्टेट के बड़े नेता को, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, उसको आपको अहमियत देनी जरूरी है। इंडिया अलायंस के जो है सर 6 तारीख को मीटिंग होने वाली है। बताया ये भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी अलग से जो है इंडिया अलायंस की बैठक के बाद मीटिंग करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी कोई चर्चा हो सकती है। तो आपको लगता है कि पूरी ताकत अब झोंकनी पड़ेगी इंडिया अलायंस को, खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि 3 महीने का एक लंबा गैप हो गया है। चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या बाकी जो नेता है, खुद नीतीश कुमार भी इस चीज को लेकर मायूसी जाहिर कर चुके हैं खुली सभा में कि कांग्रेस जो है इस बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रही है। तो आपको लगता है कि अब नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन आ चुकी? बिल्कुल। देखिए, अब अगर आपने मोदी सरकार को सत्ता से नहीं हटाया किसी भी कारण से, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। 15 साल, अगले 5 साल में
बहुत कुछ संवैधानिक बदलाव हो जाएंगे, बहुत कुछ देश की परिस्थितियों में बदलाव आ जाएगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन जहाँ तक के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नारे लोग लगा रहे हैं, वहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात की परवाह नहीं की, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो दूसरे संवैधानिक संस्थाएं हो। कहते आए हैं कि भाई संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ अब तक। अब अगर जैसा कि कांग्रेस ने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने अहमियत मामले की नहीं जानी, तो इसके बाद शायद मौका मिलना बहुत मुश्किल है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। अब तो अभी ये भी प्लानिंग हो रही है कि राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट तक का एक जो है दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कराई जाएगी। उससे काफी ज्यादा उम्मीदें दिख रही थी जिस तरीके के कर्नाटक में परिणाम आए थे। आपको लगता है राहुल गांधी का वो जो था वो कहीं काम नहीं किया जो इसमें रिजल्ट में दिखाई दे रहा है? राहुल का जो मैजिक था कहीं ना कहीं मोदी के मैजिक से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, राहुल का मैजिक का इम्पैक्ट आप मोदी के मैजिक से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी एक का एडवांटेज ये है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि राहुल तो एक आम आदमी है आज, सिवाय एक सांसद होने के। और क्या है वो, उनका क्या आवाज़ कितने दूर जाएगी? प्रधानमंत्री तो जाहिर है कोई भी हो, चाहे मोदी था या कोई और था, उनकी आवाज़ में तो ज़्यादा असर होगा ही। उनके पास सत्ता है, वो जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अभी अगले 90 दिनों में भी, जब आचार संहिता लगने से पहले पता नहीं कितने हरबे इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, राम मंदिर ये वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें, तो वो एडवांटेज भी बीजेपी को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को समझें, और जो चैलेंज है कि 2024 में अगर आपने बीजेपी को नहीं हटाया तो 2029 में भी नहीं हटा पाएंगे, 2034 में भी शायद नहीं हटा पाएंगे। फिर वो जैसा मोदी कह रहे हैं कि मैं 47 के 100 वर्ष का भी मैं बनाने वाला हूँ, तो फिर आप उसको शायद दे देंगे। 24 का बहुत बड़ी चुनौती है। आपका कहना है सर कि अगर 24 में नहीं बीजेपी को हरा पाए तो 34 तक नहीं हरा पाएंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल होगा। 5 साल के बाद 19 में नहीं हरा पाए आप, जब पहले 5 साल में भी मोदी की तरफ से कुछ गलतियां कम नहीं हुई थी। मोदी ने जो 2014 में वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, 1 करोड़ नौकरियां तैयार करें, कुछ भी तो नहीं किया था उसने। उसके बावजूद भी 19 में तो वो चुन के आया। इसीलिए अगर अब उसके बाद 19 से 24 के दरमियान भी मोदी ने जो कुछ गलतियां की या जो कुछ लूटा है, चाहे वो अदानी अंबानी वाले मैटर हों या और कुछ 50 चीज़ें हों, तो उसके बावजूद भी अगर वो 24 में चुन के आ जाते हैं तो उसके लिए तो और मजबूत बनता है, और विरोधी पक्ष के लिए और मुश्किलात बढ़ती हैं। आखिरी सवाल सर, प्रमोद कृष्णन जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने इस जो है 3 स्टेट्स के जो रिजल्ट आए हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस चीज का अफसोस जाहिर किया कि जो सनातन का श्राप था वो कांग्रेस की लैया ले डूबी। यही वो प्रमोद कृष्णन है जो बजरंग बली को लेकर जिस तरीके के बातें कही जा रही थी, आरएसएस पर, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर्नाटक में की जा रही थी, तो सबसे ज्यादा ही मुखर थे। अभी भी उनका यही कहना है कि जिस तरीके से जाति में बांटने के हिंदू धर्म को बातें की जा रही लगातार मंचों से राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेटबैक है। आप इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये किसी भी एक इशू को इसकी जिम्मेदारी सौंपना सही नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स थे, कम से कम 10 फैक्टर्स गिने जा सकते हैं जिनकी वजह से ये नतीजे आए हैं। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि वो सनातन वाले मामले की वजह से कांग्रेस हार गई, मैं इससे सहमत नहीं। आखिरी सवाल एक ये भी है सर कि ये जो अब अलायंस की मीटिंग है, आपको इससे कितनी ज्यादा उम्मीदें दिख रही हैं? क्योंकि पहल तो हो चुकी है, जैसे रिजल्ट के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए थे। खड़गे जी जो है अपने बता दिया कि 6 तारीख को होने वाली है मीटिंग। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग के साथ साथ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी जो है डिसाइड हो जाएगा? और क्या कांग्रेस ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि इंडिया अलायंस के तौर पे कांग्रेस का कोई नेता ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सकता है, इसकी उम्मीद रखें? नहीं, देखिए, हम लोगों का शुरू से ये कहना है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, और हमारा सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कुछ ऐसा है कि आम आदमी जिसको वोट देने का अधिकार है वो प्रधानमंत्री नहीं चुनता। सांसद जिसको वो चुनेगा वो सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री को। तो जब सांसद सामने आ जाएंगे 550, जो लोकसभा की नई लोकसभा शेप बनेगी, उनमें की जो अक्सरियत होगी, उनमें जो मेजॉरिटी होगी, वो तय करेगी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कहना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है।
हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन, हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को एडवांस में नहीं लाना चाहते, लेकिन फिर भी अगर लोग कहते हैं तो जाहिर है हमने ये कहा है कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होंगे उस पार्टी को ये मौका दिया जाएगा कि आप प्रपोज करें कि आप में से किसको प्रधानमंत्री बनाएं। फिलहाल कांग्रेस के ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं सर मौजूदा नहीं, कह नहीं सकते ना अभी। अब तो देखिए हर राज्य में, मैं जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इन देश के सभी राज्यों में उनका अस्तित्व है। उनके बराबरी में रीजनल पार्टी, चाहे ममता जी 100% सीट सारी ले आए, तब भी वो दूसरे राज्यों से अगर नहीं लाती हैं तो उनका पहले नंबर में नहीं आएगा। मगर 2-3 आज इंडिया में ऐसे चेहरे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं होता है तो उनमें से 3 में से कोई एक बनेगा। उसके लिए हमें इंतजार करने की। आपकी नज़र में कौन है वो? मैं समझता हूं कि ममता जी भी एक बहुत सही उम्मीदवार होंगी। अगर हालात ऐसे बने तो वैसे भी मैं समझता हूं कि हमारा नेता ममता जी जो हैं वो पहले 2-3 में हैं, अब उसमें नंबर 1 भी हो सकती हूँ। आपसे सर बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माजिद मेमन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने कहीं ना कहीं 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें सेटबैक दिया है, और आने वाला जो इंडी अलायंस का बैठक होने वाली है और 24 के चुनाव होने वाले हैं, अगले 3 महीने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 24 में मोदी हारेंगे। और अगर तब 24 में इस बार मोदी नहीं हारे तो 2047 तक का उन्होंने जो सपना देखा है तब तक उन्हें हराना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।